हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2020 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो आपके लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले हमने 2000 तक पूरा ख़त्म कर दिया है। जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का वीडियो के, आप वहां से जाकर देख लीजिए। आप जब भी पेपर में जाइए प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाइए। ठीक है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, कभी भी पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर पर ही सभी क्वेश्चन बेस होते हैं। मतलब जो थीम होती है वो तो प्रीवियस ईयर पर ही होती है, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पेपर में प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं। तो प्लीज़ ये जो मैं सॉल्यूशन इसमें करवाऊंगा वो एनसीईआरटी बेस रहेगा। जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसी का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर 2020 का पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व विद्ता ने पहली बार भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका का नाम सुने ही होंगे, मध्य प्रदेश में, को देखा और उसके शैलचित्रों को ऐतिहासिक महत्व को खोजा। तो आपको बताना है कि जो भीमबेटका गुफा है इसको सर्वप्रथम किसने देखा था और किसने खोजा था। ठीक है, तो आप एक बार सोचिए, बताइए कौन सा होगा। इसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ। देखिए, अगर हम भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। अब आप पूछेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये भी पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये पड़ता है। क्या? भीमबेटका की गुफा। अब देखिए, इसका नाम भीमबेटका क्यों पड़ा, थोड़ी सी कहानी भी जान लीजिए। इसका नाम भीमबेटका क्यों पड़ा? देखिए, इसका नाम भीमबेटका इसलिए पड़ा, एक लोक कथा है। ठीक है, वहाँ पे एक लोक कथा प्रचलित है कि भीम ने यहाँ पर जब जा रहे थे तो भीम यहाँ पर कुछ देर विश्राम किए थे, बैठे थे। इसीलिए इस गुफा का नाम भीमबेटका पड़ गया। मतलब ये लोक कथाओं में प्रचलित है कि भीम ने इस गुफा में विश्राम किया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भीमबेटका। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो भीमबेटका है क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है यूनेस्को के? हाँ, तो यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की मान्यता प्राप्त है। कौन सा? भीमबेटका की गुफा। ठीक है, इसमें किस प्रकार के चित्र, क्योंकि ये जो गुफा है इसमें चित्र बनाए गए हैं, किस किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं? तो इसमें याद रखेंगे, शिकार, नृत्य, जानवरों, इन सभी की चित्र बनाए गए हैं इसमें। ठीक है, अब आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? वी एस वांककर। याद रखिएगा, वी एस वांकर ये इसके आपके इसकी खोज किए थे, ये भीमबेटका गुफा की, और इसके शैल चित्रों के महत्व को समझा था। याद रखेंगे, वी एस वांकर। ठीक है, देखिए ये सब जितने भी हमने फैक्ट बताया, ये सब फैक्ट आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा वी एस वांकर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन सिंपल ही है, आप बताइए कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा। तो मिलान पूछा, ये हड़प्पापुरा स्थल है और ये राज्य क्षेत्र और भारत के राज्य हैं। पूछ रहा है बालू कहाँ होगा, मांडा कहाँ होगा, पाडरी कहाँ होगा, और हुलास कहाँ होगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात। तो ये बालू कहाँ पर है? हड़प्पा स्थल। तो बालू कहाँ है? ये हरियाणा में है। याद रखेंगे, बालू हरियाणा में है। मांडा कहाँ पर है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखेंगे, मांडा जम्मू कश्मीर में है। पाडरी हड़प्पापुरा स्थल कहाँ पर है? पाडरी हड़प्पापुरा स्थल कहाँ पर है? ये गुजरात में है। हुलास कहाँ पर है? हुलास उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे, हुलास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो आपका इसमें कौन सा सही होगा? ये आपका डी का पहला, ठीक है, 3 में है, और पाडरी सी का चौथा। तो सी का चौथा, मांडा बी का दूसरा, बी का दूसरा, ये देखिए डी वाला आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा पुरा स्थल, मतलब हड़प्पा पुरा स्थल कहाँ पर है, किस राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है
ये महाजनपद है और राजधानी है। तो आपको महाजनपद और राजधानी के बारे में यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अब बताइए मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। याद रखेंगे, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दिल्ली के पास, ठीक है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। सूरसेन की राजधानी थी सूरसेन की थी मथुरा। असमक की थी, याद रखेंगे, असमक की क्या थी? पोतन, ठीक है। तो असमक की राजधानी पोतन थी। तो ये याद रखेंगे कौन कहाँ की राजधानी थी। एक क्वेश्चन छूट गया था, उस क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूँ। ये पूछा था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, एक और सभ्यता उत्तर वैदिक समाज वो पूछा गया था, उत्तर वैदिक समाज। और एक क्वेश्चन पूछा था ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल और मध्यकाल, ठीक है, ये मध्यकाल दिया गया था। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी सभ्यता है जो नगरीय सभ्यता थी, तो इस चारों में आपको कौन सी नगरीय सभ्यता दिखेगी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कौन थी? नगरीय ये सभ्यता थी। अगर मैं पूछूं कि उत्तर वैदिक काल कौन सी सभ्यता मानी जाती है, यहाँ पर अधिकतर कौन से काम होते थे? तो उत्तर वैदिक काल में कृषि काम ज़्यादा होते थे, ठीक है, कृषि कार्य ज़्यादा होते थे, ठीक है, क्योंकि ऋग वैदिक काल में गायों का महत्व था, जानवरों का ज़्यादा महत्व था, जिनके पास गाय जानवर ये सब ज़्यादा होते थे। वो जैसे आजकल के समय में सोना और ज़मीन, ठीक है, ये इसका महत्व ज़्यादा है। इसी प्रकार ऋग वैदिक काल में गायों का जानवरों का ज़्यादा महत्व था। तो ये चारागाह याद रखेंगे, यहाँ पर चारागाह लिख सकते हैं। मध्यकाल कौन सा काल था? ठीक है, तो मध्यकाल कौन सा काल था? जमींदारी काल था, जमींदारी, ठीक है, जमींदार आए थे, ठीक है, तो याद रखेंगे मध्यकाल जमींदार का, ऋग वैदिक काल चारागाह का, तो उसके बाद ऋग वैदिक के काल के बाद किसान वाला काम आया, ठीक है, चारागाह थोड़ा कम हुआ, इसके बाद कृषि होने लगी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो शुरू में नगरीय सभ्यता थी। तो ये याद रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब मुझसे ही छूट गया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दिया। तो इसकी आंसर आप लगा लीजिएगा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, श्री पर्वतीय किस वंश के शासकों को कहा गया है? तो ये इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है, ठीक है। जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, ये पहले क्या थे? ये सातवाहन के सामंत थे, ठीक है, याद रखेंगे। ये सातवाहन जो दक्षिण भारत का एक बहुत अच्छा बड़ा साम्राज्य था, सातवाहन काल, ठीक है, उसी के सामंत थे। इसके बाद ये इनका राज्य आया था, ठीक है, सातवाहन के सामंत थे। इनके बारे में एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये कौन सा धर्म अपनाए थे, मतलब किस धर्म में ज़्यादा विश्वास करते थे? तो इस इनके यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जो राजा थे, क्योंकि राजा भी थे और राजा की रानी भी थी। जो रानी थी, इनका झुकाव किस तरफ था? इनका झुकाव था बौद्ध की तरफ, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की तरफ इनका झुकाव था। और जो राजा थे, इनका झुकाव किस तरफ था? इनका झुकाव ब्राह्मण धर्म की तरफ था। क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण धर्म की तरफ इनका झुकाव था। ये क्वेश्चन तो बन गया कि ये इनका मतलब ये अधिक, अब वहाँ पर क्या था, पैतृक हुआ करता होगा समाज, तो ब्राह्मण धर्म ही, तो इसीलिए ये जो इक्ष्वाकु ये शासक थे, ये अपने आप को क्या मानते थे? ये अपने आप को अयोध्या के शासकों के वंशज मानते थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अयोध्या शासकों के वंशक कौन मानते? इक्ष्वाकु, ठीक है, तो अयोध्या शासकों के वंशक मानते, अयोध्या शासकों के वंशज, ठीक है, वंशज। तो ये याद रखेंगे इनके बारे में कि अयोध्या शासकों के वंशज कौन हैं? इक्ष्वाकु, ये मतलब खुद को मानते थे। इक्ष्वाकु जो हैं ये सातवाहन के सामंत थे। यहाँ के जो राजा थे वो ब्राह्मण धर्म मानते थे, लेकिन उनकी रानियाँ जो थी, इनका झुकाव जो था बौद्ध धर्म की तरफ था। ये याद रखेंगे। अब देखिए, इतना आपको याद रखना है। देखिए, हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है,
आज आपका हैंड रिटन नोट्स वाला नहीं वीडियो आ पाया है, उसका शाम तक या कल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। अब देखिए एग्रोनोमाई क्या होते थे, ठीक है। एग्रोनोमाई क्या होते थे, इनका काम होता था मार्ग निर्माण, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता था, ये एग्रोनोमाई, क्योंकि अब मेगास्थनीज ने इनको क्या कहा था, एग्रोनोमाई, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो सड़क था उसी के अधिकारी थे, मतलब आजकल आज के समय में आप इनको एग्रोनोमाई को कह सकते हैं आरटीओ, याद रखेंगे इनको क्या कह सकते हैं, आरटीओ, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि सड़क निर्माण और यातायात व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था, तो ये एग्रोनोमाई था, ठीक है, याद रखेंगे एग्रोनोमाई था। अब पूछेगा माप और तौल का कौन अधिकारी होता था, तो माप और तौल का अधिकारी के को क्या कहते थे, इसको पौता अध्यक्ष कहते थे, याद रखेंगे पौत व अध्यक्ष, ठीक है, माप तौल के अधिकारी को। और बचा राजस्व प्रबंधन के अधिकारी को क्या कहा जाता था, बताइए, राजस्व प्रबंधन के अधिकारी को कहा जाता था समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता। तो याद रखेंगे समाहर्ता के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, मार्ग का निर्माण एग्रोनोमाई था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं हम चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। हमें जो है, जो चोलों के विषय में जानकारी है, इससे चोलों के पहले जो शासन, जिस किंगडम का शासन था, उस या रूलर का जिसका शासन था, उनसे ज़्यादा हमको चोलों के बारे में पता चलता है। तो हाँ, हमको पता चलता है चोलों के बारे में ज़्यादा। क्यों पता चलता है, क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिससे उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, यही है, क्योंकि पहले ऐसा तो था नहीं कि प्रिंटिंग मशीन था तो प्रिंट कर लेते थे और कागज़ को रख देते थे या कहीं पर लिख के रख देते थे, ऐसा था नहीं कोई सिस्टम। तो क्या था, जो पत्थर थे उसी पे ही ज़्यादातर अभिलेख लिखे, मतलब लेख लिखे जाते थे, और बिना मिटने वाले, ठीक है। तो शैल चित्र ये सब, इसी सब से पता चलता है कि चोलों के शासन में ये सब बहुत जब लंबे पैमाने पर, तो आपको उनके बारे में पता भी चलेगा, क्योंकि जब लिखा ज़्यादा गया तो आपको पता भी ज़्यादा चलेगा, ठीक है। और किस किस लैंग्वेज में लिखा गया था ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कई चीज़ें मिली हैं लेकिन उनका लैंग्वेज हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज भी सिंपल ही था, ठीक है। तमिल था, याद रखेंगे तमिल था, संस्कृत था, ठीक है, जो आजकल पढ़ा ही जा सकता है, ठीक है। तेलुगु था, ठीक है, तेलुगु भी था, कन्नड़ भी था। तो ये सब में जब लिखा गया था तो पढ़ा भी गया था। अब ये चाहे पत्थर पे लिखा रहे, चाहे पत्ते पे लिखा, चाहे जहाँ लिखा रहे, लेकिन बहुत लंबे पैमाने पर चोल शासकों के यहाँ मिला। तो हम यहाँ पर दोनों कह सकते हैं कि चोलों से पहले जो रूलर थे उनसे ज़्यादा हमको चोलों के बारे में जानकारी इसलिए मिलती है क्योंकि चोलों ने जो दीवारों पर अभिलेख बहुत बड़े पैमाने पर उत्कीर्ण करवाया, ठीक है। तो दोनों ही सही है, आपका ए वाला सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो यहाँ पर पहले देखिए कौन कौन सही सुमेलित है। पहला वाला देखते हैं, शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। तो शेख मुइजुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, याद रखेंगे अजमेर में। शेख बहारुद्दीन गरीब, ये दौलताबाद से संबंध रखते हैं, ठीक है। कहाँ से, दौलताबाद में, ठीक है, याद रखेंगे। इनकी दरगाह कहाँ है, दौलताबाद में, ठीक है। मतलब ये चिश्ती जो संप्रदाय थे, या चाहे हुसैन शेख, ये सब अपने मतलब खुद के एक भ्रमण करते करते, मतलब ये अपने धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है। शेख मोहम्मद हुसैनी कहाँ थे, का दरगाह इनका गुलबर्गा में, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका तो एकदम सिंपल ही आपको बार बार पढ़े होंगे। इनका कहाँ है दरबार, ये दिल्ली में, दरगाह कहाँ है, दिल्ली में, याद रखेंगे कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। तो यही डी वाला आपका गलत है, ठीक है।
और सब सही है। ठीक है, सबको याद कर लीजिएगा। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, दौलताबाद। कैसे याद करेंगे? जो गरीब होगा उसके पास दौलत बाद में आएगी। ठीक है, जो गरीब होगा उसके पास दौलत कब आएगी? बाद ही में आएगी, अभी तो आएगी नहीं। ठीक है, अभी स्ट्रगल करेगा वो, तब इसके बाद दौलत बाद में आएगी। हुसैनी तो गुलबर्गा। ठीक है, तो गुलबर्गा, हुसैन गुलबर्गा, चिश्ती शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। ये ज़्यादा पूछा जाता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। तो यहाँ पर डी वाला शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली लगाएंगे, मुल्तान नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो बताइए, उस समय गोलकुंडा का शासक जब औरंगजेब ने अधिकार किया तो कौन था? तो उस समय शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, याद रखेंगे, अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, यह जो वंश था उसका, जैसे वंश था वहाँ पर कुतुब शाही वंश, उसका 8वां और अंतिम शासक यही था। ठीक है, कौन सा? 8वां और अंतिम शासक यही था। क्या किया था औरंगजेब ने इस पर क्यों आक्रमण किया? क्योंकि औरंगजेब को इसने कर देने से मना कर दिया था। ठीक है, और कर देने से मना किया, इसके पर आक्रमण किया। कब औरंगजेब ने आक्रमण किया ये पूछा जाता है। ठीक है, औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर कब आक्रमण किया? 1687 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर कब आक्रमण किया? 1687 में। तो अबुल हसन कुतुब साहब, ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। दूसरा कह रहा, अकबर ने लड़कियों के को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। कौन सा इसमें मतलब कथन सही है? तो आप दोनों ही इसका सही है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, अकबर एक मध्यकालीन ऐसा राजा था, पहला राजा था जिन्होंने लड़कियों के विवाह की उम्र निर्धारित की। अब पूछेंगे लड़कियों की विवाह की उम्र कितना निर्धारित की? तो अगर बॉयज़ के लिए बात किया जाए तो बॉयज़ के लिए 16 वर्ष निर्धारित की। अगर गर्ल्स के लिए बोला जाए तो गर्ल्स के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया। ठीक है, इस अकबर ने क्या बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारियों की नियुक्त की थी? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर ने बाल विवाह को रोकने के लिए कौन से अधिकारी की नियुक्त की थी? तो उस अधिकारी का नाम था तुरबेग। याद रखेंगे, तुरबेग नाम के अधिकारी की नियुक्त की थी अकबर ने। किस लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए। ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए। ठीक है, रोकने के लिए। अब देखिए, इसमें और दूसरा क्या कह रहा है, अगर माता पिता शादी कर रहे हैं, अगर बच्चों का मन नहीं है शादी करने का तो वो मना कर सकते थे। ठीक है, कि ये नहीं कि ज़बरदस्ती उनकी शादी करवा दी, ऐसा नहीं हो सकता था अकबर के शासनकाल में। वो कहता था जब तक बच्चों का मन ना हो तब तक आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी चीज़ें, ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अकबर के शासनकाल में, इसीलिए अकबर को अकबर महान कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या थी, अकबर ने उस समय अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी थी। ठीक है, याद रखिए कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज से लगभग 500-600 साल पहले ही क्या किया, अकबर ने अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी। ये आज भी ये प्रचलित उतना नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आज से कितने साल पहले सोचिए, अंतर जातीय विवाह को अकबर ने मान्यता दी, इसीलिए अकबर को अकबर महान कहा जाता था। एक बहुत ही अच्छा चीज़ इसने लागू किया, इन्होंने अकबर ने क्या किया, कन्या वध पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत ही अच्छा काम किया, कन्या वध पर इन्होंने, अकबर ने प्रतिबंध लगा दिया था। और एक विधवा पुनर्विवाह कानून भी बनाया था अकबर ने। कब बनाया था? 1587 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1587 में विधवा पुनर्विवाह, याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह, सॉरी अगर नहीं बोल, पुनर्विवाह उधर नहीं बोले हैं, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, पुनर्विवाह। ठीक है, विवाह कैसे लिखा, विवाह ऐसे लिखा जाता है ना। ठीक है, हाँ, विधवा पुनर्विवाह कानून भी बनाया था। कब? 1587 ईस्वी में। ठीक है, अकबर ने देखिए क्या क्या
किया, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, अंतर जातीय विवाह को मतलब प्रमोट किया कि अंतर जातीय विवाह होना चाहिए, ठीक है। कन्या वध को रोकने का कानून लाया। 1587 में विधवा बिना पुनर्विवाह कानून लाया। इसके बाद एक चीज़ और किया था, वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुपत्नी विवाह प्रथा को अस्वीकार किया कर दिया, ठीक है। कुछ जो पहले क्या करते थे, बहुत से पत्नियों की प्रथा थी, आज भी मतलब ये 20वीं शताब्दी के आसपास भी बहुत से लोग ये मान्यता करते थे, ठीक है। तो ऐसी मान प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया था अकबर ने, ठीक है। सोचिए अकबर ने समाज के लिए कितना अच्छा काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, 1 और 2 दोनों ही सही होगा, ठीक। अकबर के बारे में तुरबेग याद करिएगा, तुरबेग हो सकता पूछ ले आपके पेपर में। तुरबेग क्या था, बाल विवाह को रोकने के लिए अधिकारी नियुक्त हुए थे, उनका नाम क्या था, तुरबेग। ऐसे पेपर में आ सकता है तुरबेग किससे संबंधित है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार आपको पढ़ाएं। आप पेपर में ज़रूर जाइए प्रीवियस ईयर करके, काफ़ी आपका क्वेश्चन वहाँ पर बन सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दीवाने तन मुस्तरफ़ी मुशर्रिफ वाक़या नवीस, ये क्या क्या थे। अब देखिए जो दीवाने तन थे ये क्या थे, वहाँ पर जो यहाँ पर पेपर यहाँ भी तन ही आएगा, तो कहाँ पर आया गया है तन, ये देखिए बेतन, यहाँ लिखा गया तन और दीवाने तन, ऐसे याद करिए। जब कैसे क्वेश्चन में जब फंस जाइए, अब देखिए तन कहीं दिख रहा है, यहाँ भी तन नहीं है, यहाँ भी तन नहीं है, यहाँ भी तन नहीं है, तन यहीं है। तो अभी कुछ नहीं आपको पता, लेकिन दीवाने तन, अब क्या करें सोचिए, लाइए, अब कुछ नहीं आ रहा है तो इसी पे तुक्का लगाते हैं, ठीक है। तो एक का तीसरा है, देखिए एक का तीसरा है और आपका सही भी हो गया, ठीक है। तो कभी कभी जब क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए तो कुछ चीज़ें आपने आपको एज्यूम कर लिया करिए, ठीक है। ये ऐसा कोई मेथड नहीं है कि तन यहाँ भी है तो तन यहाँ भी सही हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसे ट्रिक काम कर देते हैं, ठीक है। दीवाने तन, जागीर और व वेतन को देखना, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जैसे मेरे साथ पढ़ेंगे तो ऐसे चीज़ें मैं काफ़ी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, आपको पढ़ाते समय। मुस्तारफ़ी, मुस्तारफ़ी क्या है, तो ये क्या होता है, देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि हर चीज़ें याद नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ ट्रिक तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये क्या होता है, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण, तो याद रखेंगे आय व्यय मतलब मुसरफ़ी, तो मुसरफ़ी क्या है, तो असरफ़ी क्या है, तो आय व्यय से है, तो राज्य की आय व्यय कितना असरफ़ी, तो पहले ये रुपया तो चलता नहीं था, मतलब कि अभी ये जो 500 का नोट, 2000 का नोट, तो असरफियाँ पहले चलती थी, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो असरफिया जो चलती थी वही राज्य की आय व्यय का निरीक्षण होता था, ठीक है। तो राज्य की आय व्यय मुस्ताफ़ी, ऐसे याद कर लीजिए। मुशर्रिफ याद कर लीजिए, मुशर्रिफ क्या है, कार्यालयों को संभालने के लिए, तो कार्यालय को संभालने के लिए मुशर्रिफ, जैसे आज के कलर को जो होते हैं, ठीक है, तो ग्रुप सी वाली जो जॉब होती है, तो ये क्या है, कार्यालय को संभालने वाले मुशर्रिफ है, मुंसिफ ऐसे उसी से बना है मुशर्रिफ, जो मुंसिफ आप पढ़ते हैं उसी से मुशर्रिफ बना है, ठीक है। तो ऐसे भी ये। अब वाक़या नवीस, तो वाक़या नवीस क्या है, प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करता है वाक़या नवीस, ठीक है। वाक़या नवीस क्या है, प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करता है, तो डी का दूसरा, ये देखिए यहीं पे है, ठीक है। वाक़या नवीस भी अक्सर आ जाता है, वाक़या नवीस सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। वाक़या नवीस, तो आपको याद ही, अगर मैं मुस्ताफ़ी पूछूं तो मुशर्रफी से राज्य की आय व्यय याद रख लीजिएगा। मुशर्रिफ मुंसिफ याद रखिएगा, मुंसिफ क्या होते हैं, कार्यालय को संभालने के लिए, ठीक है। दीवाने तन, तो जागीर और वेतन को देखना इनका काम होता था, जागीर और वेतन को देखना, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है मुगल कालीन नहर का जो निर्माण है फिरोज शाह की रजबाह को पुनर्जीवित करके किया गया, तो मतलब फिरोज शाह की किस नहर को, ठीक है, तो सहाब जो नहर है उसी को पुनर्जीवित करके मुगल कालीन नहर का निर्माण किया गया। कौन सी नहर, सहाब नहर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किताब ए नौरस नामक पुस्तक लेखक कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किताब ए
नौरस के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे। ठीक है, याद रखेंगे, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। देखिए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के बारे में अगर हमें कुछ बताऊं तो ये किस वंश से थे? तो ये बीजापुर के सल्तनत के आदिल शाही वंश से थे। किसके? बीजापुर के सल्तनत के आदिल शाही वंश के थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अभी मैं इनके बारे में बताता हूँ। आदिल शाही वंश के थे। अब देखिए इनके बारे में क्या है। ये क्या थे? संगीत के माध्यम से, ठीक है, याद रखेंगे, संगीत के माध्यम से जो सिया हैं, ठीक है, याद रखेंगे, सिया हैं और कौन है? सुन्नी हैं। ठीक है, इनके बारे में आप सुनेंगे, इन सब के, इन दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब लड़ाई चलती रहती है। तो संगीत के माध्यम से इन्होंने क्या किया? सिया और सुन्नियों को एक करने का प्रयास किया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या किया? इन्होंने संगीत के माध्यम से ही हिंदू और मुस्लिम को, ठीक है, याद रखिएगा, हिंदू और मुस्लिम को भी एक करने का कोशिश किया। किसके माध्यम से? संगीत के माध्यम से। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? हिंदू देवी देवताएं, चाहे सरस्वती हैं, ठीक है, सरस्वती जी हैं, और चाहे गणेश जी हैं, ठीक है, इन सब के सम्मान में इन्होंने गाने गाए। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे, इन सब के सम्मान में क्या किए? गाने गाए। और इन्होंने क्या किए? दक्कनी भाषा में, ये किताब नौरस किस भाषा में है? दक्कनी भाषा में, याद रखेंगे, दक्कनी भाषा में, दक्कनी भाषा में किताब नौरस नामक पुस्तक लिखी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा काम किए थे। ठीक है, ये यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं जजमानी, बारह बलूट, मिरासी, अडाडे, ये जो प्रथाएं थी ये कहाँ कहाँ की प्रथाएं थी? तो जजमानी आपको पता होगा, उत्तर भारत की ये प्रथा है। जजमानी कहाँ की है? उत्तर भारत की प्रथा है। बारह बलूट कहाँ की प्रथा है? तो बारह बलूट महाराष्ट्र की प्रथा है। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र की। मिरासी कहाँ है? ये कर्नाटक की प्रथा है। अडाडे तमिलनाडु की प्रथा है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए। ठीक है, मतलब फतवा ए जहादारी, फिरोज पृथ्वीराज रासो, किताबुल उल हिंद, तबकात ए नासरी, कौन किसके काल में आया? तो बताइए। किताबुल उल हिंद, ये किताबुल उल हिंद, याद रखिए, ये महमूद गजनबी के कार्यकाल में आया। तब तो सबसे पहले कौन से आएगा? किताबुल उल हिंद ही तो आएगा, क्योंकि सबसे पहले यही आया था। तो याद रखिएगा, महमूद उल गजनबी। तो ये कौन लेखक थे किताबुल उल हिंद के? इसके लेखक थे अल बरूनी। ये भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे सिर्फ बता ही देता, तीन पहले आएगा, लेकिन इसके लेखक भी बता देता हूँ। अल बरूनी, ठीक है, इसके लेखक अल बरूनी हैं। किसके काल में? महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया पहला। दूसरा कौन है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। ठीक है, किसने लिखा था पृथ्वीराज रासो? चंद बरदाई ने लिखा था। चंद बरदाई ने लिखा था। किसके शासनकाल की कथा है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो ठीक है, दो आपको पता चल गया। अब तीसरा देखिए कौन सा है? तबकात ए नसीरी। ठीक है, तबकात ए नसीरी। अब पूछेंगे ये कहाँ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन। यहीं से क्वेश्चन हर बार, अभी 23 का क्वेश्चन देखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आया है। ठीक है, जियाउद्दीन वर्नी। अब किसके कार्यकाल में तबकात ए नसीरी? गुलाम वंश बलबन। ठीक है, बलबन, ठीक है, बलबन के विषय में यह है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, तबकात नसीरी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी और बलबन के। फतवा ए जहांगीरी, इसके लेखक कौन है? फतवा ए, ठीक है, तबकात नसीरी, सॉरी, ये देखिए तबकात नसीरी के लेखक, सॉरी यहाँ पर एक गलती हुई है, तबकात नसीरी के लेखक हैं मिनहाउज सिराज। ठीक है, बलवन ये तो सही है, क्योंकि ये तबकात नसीरी, लेकिन इसके लेखक गलत हो गया। इसके लेखक हैं मिनहाउज दीन, मिनहाउज दीन सिराज इसके लेखक है। ठीक है, याद रखेंगे, मिनहाउज दीन
सिराज इसके लेखक हैं। किसके कार्यकाल की बात करता है? बलबन के। फतवा ए जहांगीरी इसके लेखक कौन है? जियाउद्दीन वर्णी। याद रखेंगे, जियाउद्दीन वर्णी। ठीक है, सब एक ही नाम रहता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। MBT मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करता है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो ये फतवा जहांगीरी, जियाउद्दीन वर्णी लेखक हैं। MBT और FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद आलू बरूनी और तबकात ए नसीरी के लेखक हैं मिनहाजुद्दीन। क्या है? मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है। ठीक है, तो ये सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलत हुआ था उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्योंकि सब एक ही नाम लगता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा है, डी वाला आपका सही है। ठीक है, कौन सा? डी वाला आपका सही है। ठीक है, ऐसे ही आपका अब लगा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा लिख दिए हैं ताकि आपको कभी अगर ये भी पूछ ले कि फतवा ये जहांगीरी के लेखक कौन है, तो आप जियाउद्दीन वर्णी बता सकते हैं। ठीक है, किताबुल अल बुरूनी बता सकते हैं। ठीक है, या कभी पूछ ले ये राजा है, तब भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। अब कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री आया है। एक सलाह जो सापेल जो 1748 का संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? करें प्रथम कर्नाटक युद्ध की इसमें समाप्ति हुई थी। करें एक सलाह जो सापेल युद्ध है इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। दूसरा क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें याद रखेंगे दोनों ही सही है। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल के संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछा जाता कब से कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात होती है। ठीक है, हुआ था। ठीक है, 1746 से 48 के बीच में। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्या हुआ? अंग्रेजों को, देखिए ये क्या है कि इस पर एक जैसे एक्सला जो सापेल संधि थी ये कब हुआ था? 1748 में हुआ था। इसमें जो एक चीज़ और हुआ था वो भी कई बार पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो वियना वाला ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया था एक्सला सापेल युद्ध के साथ। ठीक है, तो ये जो संधि हुई थी एक्सला सापेल की संधि, इसके साथ क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया, अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ठीक, उत्तराधिकार का युद्ध, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध था समाप्त हो गया था, ये याद रखेंगे, समाप्त हो गया था। तो किसके सही से? एक्सला सापेल जो 1748 की संधि हुई थी। प्रथम कर्नाटक, कई चीज़ें इस संधि के द्वारा समाप्त हुई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था, अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल गया था, ऑस्ट्रिया के युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हुआ था। तो दोनों ही सही है, 1 और 2 याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? कह रहे हैं सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, तो ये कौन हो सकता है? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी। ठीक है, सबसे प्रचलित, अगर कर्जन के बाद देखा जाए सबसे प्रचलित यही था वायसराय, ये गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यही सबसे प्रचलित था। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल ये कब बनकर आया? 1848 में गवर्नर जनरल बन के आया। ठीक है, अब देखिए इसके शासनकाल में बहुत चीज़ें हुई थी। ठीक है, क्या क्या हुआ था? इसके शासनकाल में हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, सेकेंड जो आंग्ल सिख युद्ध है इसी डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। और डलहौजी ने क्या, कब हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध? 1849 को हुआ था। इसी में क्या किया था ये डलहौजी ने? ये पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किसको? पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर उनकी छुट्टी कर दी थी। ठीक है, तो किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो पहला काम तो ये कर दिया, और दूसरा काम किया था सिक्किम को भारत में मिला लिया। ठीक है, तो ये तो अच्छा काम किया था, सिक्किम को भारत में मिला लिया। तो क्या किया था? सिक्किम को भारत में मिला लिया। अब किस लिए मिला, कब मिलाया? 1850 में मिला, ये भी याद रखेंगे।
1850 में, इसको पंजाब को 1849 में। क्यों मिलाया? अब देखिए ये भी बात है कि अब देखिए इसका भी लॉजिक बड़ा उल्टा था। ये कह रहा था कि हमारे 2 अंग्रेज डॉक्टर हैं, उनसे दुर्व्यवहार किया गया सिक्किम के द्वारा, ठीक है। तो यही लॉजिक लगाया गया कि 2 अंग्रेज डॉक्टर थे, ठीक है, याद रखेंगे 2 अंग्रेज डॉक्टर थे, इनके ऊपर क्या किया गया कि ये बताया गया कि इन पर दुर्व्यवहार इनके साथ किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए क्या गया, सिक्किम को मिला लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, लोअर बर्मा तथा पीगू को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। इसने किया था, किसने? डलहौजी ने किया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले याद रखेंगे, ठीक। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक अत्याधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? अब देखिए डिंडीगुल मैसूर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। किसने किया था इसके? तो हैदर अली ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था? हैदर अली ने किया था। तो कब किया था? 1755 में, ये याद रखेंगे। और किसने किया था? हैदर अली ने। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, हैदर अली ने 2 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े थे। कब कब लड़े थे ये भी याद रखेंगे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था 1767 से 69 के बीच में। ये आंग्ल मैसूर युद्ध किसने लड़ा था? हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली अंग्रेज़ों, पहला ये हुआ। दूसरा कब हुआ था? ये तो पहला था। दूसरा आंग्ल मैसूर कब हुआ था? ये हुआ था 1780 से 1784 के मध्य हुआ था, ठीक है। इसी में क्या हुआ था? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और पहले वाले में हैदर अली विजयी हुआ था, ठीक है। पहले वाले में तो विजयी हुआ था, लेकिन दूसरे वाले में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र 2 युद्ध और लड़ा, ठीक है। वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो याद रखेंगे हैदर अली ने डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। किसने? हैदर अली ने। हम नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। इसने भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बनाए गए। हाँ देखिए ये तो सही है, क्योंकि कहीं पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। जैसे दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था उत्तर भारत में लागू की गई थी, ठीक है। इस पंजाब के साइड में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो अलग अलग क्या रहे करें, अलग अलग भागों में अलग अलग व्यवस्था लागू की गई थी। तो पहला वाला एकदम सही है। दूसरा वाला कह रहा है कि इसका यही कारण था क्योंकि इसने भारतीय किसानों को अलग से अलग वर्ग बनाए गए। इससे इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। तो कारण यही था कि भारतीय किसानों का एक अलग अलग वर्ग हो गया, कोई जमींदार ज़्यादा हो गया, कोई कैसे हो गया। तो यही वाला, तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो दोनों ही सही कह रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों ही सही कह रहा है, तो पहला वाला सही है, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आई थी अगर बात ही कर रहे हैं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आई थी? 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी। ये कहाँ कहाँ पर लागू हुई थी ये पूछा जाता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू हुई थी, याद रखेंगे। मद्रास के बाद अगर आप कहेंगे बम्बई में, याद रखिएगा बम्बई में भी लागू हुई थी और कुछ असम के भागों में भी लागू हुई थी, ठीक है। लेकिन मद्रास और बम्बई ज़रूर याद करेंगे। एक जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, जिसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, ये कब लागू हुआ था? ये 1793 में लागू हुआ था। किसने लागू किया था ये? तो ये कार्नवालिस बोला जाता है, इसको लागू किया था, ठीक है। बोला नहीं जाता, कार्नवालिस ने लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त। अब देखिए यहाँ पर 1793 में ये इस कहाँ पर लागू हुआ था? बंगाल में, याद रखेंगे बंगाल में लागू हुआ था। बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। उड़ीसा में लागू हुआ था और बनारस के कुछ भागों में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, तो पहला वाला ही एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ महलवाड़ी याद रखेंगे। महलवाड़ी पंजाब में लागू हुआ था, आगरा में लागू हुआ था और मध्य प्रांत जिसको एमपी कहते हैं मध्य प्रांत में भी लागू हुआ था। तो ये अलग अलग वर्ग इससे क्रिएट हो गए थे भारतीय किसानों के, ठीक है। तो दोनों ही कारण सही कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भारतीय शस्त्र अधिनियम करें, शाही पद अधिनियम,
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। ये चारों याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? तो शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? ये 1878 में आया था। 1878 में आया था। शाही पद अधिनियम कब आया था? शाही पद अधिनियम 1876 में आया था, याद रखेंगे। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया था? तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया था। ये चारों याद कर लीजिएगा। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट यहाँ विवाह विच्छेद यहाँ है ना। भारतीय विवाह विच्छेद कब आया था? 1869 में आया था, ठीक है। शस्त्र अधिनियम 78 में, शाही पद 76 में, भारतीय उच्च न्यायालय, तो ये तो पता ही होगा सबको, 1861 में, ठीक है। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया था। विवाह विच्छेद 69 में आया था। शाही पद 76 में आया था और शस्त्र अधिनियम 78 में आया था। तो ये चारों पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। तो इसका वाला डी वाला सही कर लीजिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित नेताओं में कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिए थे? पहले ये बताइए हुआ कब ये था? तो ये कब हुआ था? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था, ठीक है। 1931 में हुआ था। पहला वाला पूछे 30 में हुआ था, दूसरा 31 में, तीसरा वाला 32 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गांधी जी किस इसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए? तो ये दूसरे दो क्वेश्चन हो गया। ये कब हुआ? 1931 में। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन बना कि गांधी जी किस द्वितीय गोलमेज मतलब किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, गांधी जी किस जहाज से गए थे? ठीक है, तो गांधी जी किस जहाज से गए थे? यस राजपुताना जहाज से, ठीक है। यस राजपुताना जहाज से गए थे। कब इंग्लैंड पहुंचे थे? 12 सितंबर, ठीक है, ठीक है। तो 12 सितंबर को वो पहुंचे थे। अब देखिए ये पूछा जाता है कि ये तो कितने क्वेश्चन हुए, ये हो गया। अब पूछा गया था कि इसमें कौन कौन लोग भाग लिए थे? तो ये अगर महिला की तरफ से देखा जाए कि अगर महिलाओं की तरफ से कौन भाग लिया था, मतलब एक अगर सदस्य की देख लिया जाए तो इसमें सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू थी, मोहनदास करमचंद गांधी थी, M.K. गांधी थे, और कौन थे इसमें? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद इसमें भाग नहीं लिए थे, याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद इसमें भाग नहीं लिए थे। दूसरी चीज़ ये याद रखेंगे, अगर ये पूछें पंडित मदन मोहन मालवीय किस तरफ से भाग लिए थे, ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिए थे। किसमें? राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधित्व के रूप में ये भाग लिए थे, ठीक है। तो गांधी जी ने और कांग्रेस ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो कौन सा? द्वितीय था। द्वितीय में सरोजिनी नायडू के बारे में बार बार पूछा जाता है, M.K. गांधी के बारे में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और सरोजिनी नायडू M.K. गांधी जी के और मदन मोहन मालवीय का, राजेंद्र प्रसाद इसमें भाग नहीं लिए थे। एक चीज़ और याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू जब भाग ली थी इसमें इनके साथ एक और थी लेडी, कौन भाग ली थी? एनी बेसेंट, ये भी भाग ली थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। कौन? इसी गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भी भाग लिया था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये याद रखेंगे, देखिए अब ये पूछा जाता है इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रतिनिधियों मतलब कह सकते हैं कि जैसे कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे, राष्ट्रवादी दल की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय, तो ये प्रतिनिधि हो गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। कितने? 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कैसे याद करेंगे? देखिए 1931 में हुआ था और 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो अभी कभी ये आ जाए, नंबर आ जाए कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 31 बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के संगठन
सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया। तो मतलब जो मजदूरों का एक प्रतिनिधि चल रहा था कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वाशिंगटन सम्मेलन में, ठीक है, उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा गया, ये एन.एम. जोशी को भेजा गया। ये किसको, एन.एम. जोशी को, कब, 1919 में, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय नदी है। ट्रांस हिमालय नदी, हिमालय पार नदी, मतलब जैसे ये आपका प्यारा सा भारत है, ठीक है, तो ये कुछ हिमालय के है, तो ये जब ऊपर एकदम चले जाएंगे तो वो ट्रांस हिमालय का भाग आ जाता है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय के कौन से भाग हैं, तो उसमें जो नदी बहती हैं, जो निकलती हैं, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप कौन सा नदी कह सकते हैं, ये सतलज नदी, जो कौन सी है, ट्रांस हिमालयी नदी है, सतलज नदी कौन सी है, ट्रांस हिमालयी नदी सतलज नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, करें अंगामी जनजाति कहाँ, ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है। नागालैंड में एकदम सही है, अंगामी जनजाति या ट्राइब्स नागालैंड में पाई जाती है। बिरहोर कहाँ पाई जाती है, तो बिरहोर कहाँ पाई जाती है, तो याद रखेंगे बिरहोर झारखंड में पाई जाती है। तो बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है। खस जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो खस जनजाति यहाँ पर नहीं पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। खस जनजाति दो जगह पाई जाती है, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है आपका ये उत्तराखंड में खस पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश में खस पाई जाती है। तो खस कहाँ पर, दो जगह, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। तो ये सी वाला गलत है। टोडा कहाँ पर, तमिलनाडु में पाई जाती है, एकदम सही है, ठीक है, सी वाला इसमें गलत था। नेक्स्ट देखते हैं, अब बताइए झील करें, साला झील कहाँ पाया जाता है, बड़खर, लोकटक, काली बेली। तो साला झील कहाँ पाया जाता है, तो साला झील कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये याद रखेंगे। साला झील यहाँ अरुणाचल प्रदेश में साला झील। बड़खड़ झील कहाँ पाया जाता है, तो बड़खड़ झील हरियाणा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है बड़खड़ झील। लोकटक झील मणिपुर में, ये तो एकदम सिंपल ही क्वेश्चन आया था। काली वेली झील याद रखिएगा, काली वेली झील तमिलनाडु में पाया जाता है। तो एकदम सिंपल सवाल है, टाइम ज़्यादा नहीं लॉस करेंगे, चलते हैं आगे। हिस्ट्री के जो सवाल रहते हैं उसको मैं बहुत ध्यान से बताता हूँ, डीप में बताता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आते हैं। किसी भी ईयर का आप पेपर उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा साल ही हुआ होगा जिस साल हिस्ट्री का सिंपल आया होगा, और हर बार हिस्ट्री का पेपर टफ आता है, ठीक है। तो हिस्ट्री आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए, और कंपेयर सब्जेक्ट में, और कंपेयर सिंपल हो जाता है कभी कभी, उसको सब कर लेंगे, लेकिन जो हिस्ट्री कर देगा उसका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर ज़्यादा ध्यान दिया करिए, उठाइए, प्रीवियस ईयर पर ही बेस होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किताबों से पूछा गया है, मतलब साहित्यों से पूछा गया है, कि राजाओं से कौन से कार्य हुए थे, वास्तुकला से, ठीक है, या चित्रकला से, किस से पूछा गया, तो ये पता चलता है। अब देखिए कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। देखिए अगर हिमालय दिया रहे तो वही लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जो हिमालय है यही नवीनतम, अरावली तो सबसे पुराना, पूरे वर्ल्ड में पुराने नंबर में, ये जितने पुरानी श्रेणियाँ हैं उसी में आती हैं अरावली रेंज, ठीक है। पश्चिमी घाट पुरानी है, विंध्याचल श्रेणी पुरानी है, तो हिमाद्री श्रेणी हिमालय ये सबसे पुरानी है, ए वो सबसे नवीन है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए कश्मीर घाटी है, तो कश्मीर घाटी किनके बीच में स्थित है, तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कहाँ पर, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं यमुना नदी की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व, मतलब इस साइड से चल के इस साइड पे आपको जाना है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व पर कह रहे हैं, पहले कौन सा आएगा, तो पहले ये देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चंबल नदी दिया है, तो चंबल हम लगा देते हैं। देखिए चंबल है, चंबल के बाद कौन सा है, चंबल के बाद सिंध है, ठीक है। चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद बेतवा दिया है और केन दिया है। देखिए ये यमुना नदी आपका जा रही है यहाँ पर, और ये चंबल है, सिंध है, और बेतवा है और केन। देखिए हमने आपके लिए क्या किया, इधर टोंस है, इधर सोन है, तो ये सब, ये तो सोन इसका है, गंगा की नदी है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ, तो यहाँ पर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, चंबल, ठीक है, ये देखिए चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो कौन सा आपका सही होगा? 4 3 2 1। तो 4 3 2 1, तो किस में है? इसमें, इसमें पहले में है 4 3 2 1। ये देखिए, लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इसलिए मैं मैप लाता हूँ ताकि आपको मैप से थोड़ा करवाऊँ तो सभी मतलब लगे कि हाँ। अब देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, एटलस माउंटेन कहाँ पर है? तो एटलस माउंटेन कहाँ पर है? तो ये मोरक्को में है। तो मोरक्को कहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर है, ये एटलस माउंटेन, ठीक है। तो यहीं पर है आपका मोरक्को में, ये मोरक्को में ही माना जाता है, और कई स्टेट में, वो राज्यों में फैला हुआ है, वो सॉरी राज्य करें, देशों में। तो ठीक है, तो एटलस माउंटेन यहीं पर है मोरक्को में, ठीक है। तो मोरक्को, एटलस। अब देखिए कह रहा है किलीमंजारो, तो किलीमंजारो कहाँ पर है? तो किलीमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में, तो अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर है किलीमंजारो, ठीक है। तो ये तंजानिया में, यहाँ पर है तंजानिया, ठीक है। तो यहीं पर है किलीमंजारो, ठीक है। धुंधला दिख रहा है। चिम्बा राजो कहाँ पर है? तो चिम्बा राजो इक्वाडोर में है। तो इक्वाडोर कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका में है। इक्वाडोर, यहीं से आपका इक्वेटर यहीं से ही इंटर करती है। इक्वेटर, कोलंबिया, तीनों जगह जाती है। इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये कौन सा है? चिम्बाराजो। तो इक्वाडोर में ये चिम्बाराजो जाता है। पेनरीज कहाँ पर है? तो ये स्पेन और फ्रांस दोनों ही जगह पड़ता है, ठीक है। तो पेनरीज अगर आपके पेपर में आ जाए स्पेन या फ्रांस, तो दोनों जगह लगाएंगे ये पेनरीज, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? पर्वत पेनरीज कहाँ है? स्पेन और फ्रांस। पाइरेनेजी, ठीक है। तो ये आप मिला लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? तो कौन सा ऐसा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? तो कौन सा है? ये रेंगमा है, याद रखेंगे रेंगमा। रेंगमा तब पूछेंगे ये है कहाँ का? ये नागालैंड का है। तो नागालैंड का है ये। हालचू है, ऊंज है, सोमपेन है, ठीक है, याद रखिएगा। अंडमान नगर निकोबार की अगर हम बात करते हैं तो इस जगह में कई आते हैं, सबको याद रखना पड़ेगा। एक जारवा बहुत बार पूछा जाता है, जारवा यहाँ की जनजाति है। ऊंजे है, ऊंजे, ठीक है, ऊंजे यहाँ दिया है कि नहीं? हाँ ये है, ऊंजे दिया गया है, ऊंजे है। एक सोमपेन है, ठीक है, सोमपेन, सोमपेन है। सेंटलीज है, याद रखिएगा, सेंटिलीज है, सेंटिलीज, ठीक है, सेंटिलीज है, ठीक है। और हालचू है, हालचू निकोबार में पाया जाता है, ठीक है, हालचू मेनली। जारवा, ऊंजे, सोमपेन, सेंटलीज, हालचू, ठीक है। तो ये सब कहाँ की हैं? अंडमान है। रेंगमा जहाँ कहाँ की है? ये नागालैंड की है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। करें, अहमदाबाद जो है भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा करें? दूसरा तो हमको सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पहला आपका गलत लग रहा है, क्योंकि जो सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है आपका, तो सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र महाराष्ट्र है, ठीक है, याद रखेंगे महाराष्ट्र है, ना कि अहमदाबाद है, ठीक है। तो मतलब ये राज्य की, ये सिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर पूरा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये, तो ये केंद्र है। लेकिन अगर ये यहाँ महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है, मुंबई याद रख लीजिए, मुंबई। तो पूरे अगर सूती वस्त्र का उद्योग सबसे बड़ा कहाँ पे है? ये मुंबई में। महाराष्ट्र आप क्यों बोल रहे हैं? मुंबई बोलिए, मुंबई, क्योंकि मुंबई में है ना। तो मुंबई सबसे बड़ा सूती वस्त्र का केंद्र है। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र दूसरे पे आता है, पहले पे मुंबई आता है, जिसमें 38% ये पूरी तरह से तैयार करता है पूरे इंडिया का, ठीक है। अब देखिए यहाँ अहमदाबाद, ये तो सही, दूसरा आपका सही है, ठीक है। तो ये वाला सही है, दूसरा आपका गलत, सी वाला, ये सॉरी, ये गलत है, दूसरा सही है, उल्टा लगा रहे थे। ये गलत है, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। मुंबई है सबसे बड़ा केंद्र, ये याद रखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर तांबा कर रहे हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए। यहाँ पर करें तांबा, तो तांबा करें चित्रदुर्ग में मिलता है, तो गलत है। ठीक है, चित्रदुर्ग लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लौह के लिए प्रसिद्ध है ये चित्रदुर्ग। ठीक है, ना कि तांबे के लिए। दूसरा करें लौह, ये लौह अयस्क बेल्लारी कर रहे हैं, तो क्या बेल्लारी में लौह अयस्क मिलता है, तो हाँ बेल्लारी में लौह अयस्क मिलता है, एकदम सही है। मैग्नीज करें भीलवाड़ा। ठीक है, तो मैग्नीज भीलवाड़ा से प्राप्त होता है, तो नहीं, भीलवाड़ा के लिए किसके पर तांबा प्रसिद्ध है, तांबा याद रखेंगे, तांबा। बॉक्साइट कटनी, कटनी कहाँ है, एमपी में है कटनी, ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला वाला तो गलत था और तीसरा वाला भी गलत था, तो 1 और 3 गलत है। दूसरा लौह अयस्क बेल्लारी एकदम सही है। ठीक है, तो लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ पर है, कर्नाटक में है, यहीं पे होगा कर्ण बेल्लारी। ठीक है, यहाँ पर हुबली है, ये बेल्लारी, 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 ये देखिए बेल्लारी, ये देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, बेल्लारी ये कर्नाटक में ही है बेल्लारी। तो बेल्लारी किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ गया, हम तो अभी दिखाए हैं वहाँ पे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला सही है, दूसरा और चौथा। बॉक्साइट कटनी एमपी है, तो कटनी है यहाँ पर ये देखिए कटनी लिखा गया है, यहाँ पर कटनी लिखा गया है। ठीक है, तो ये कटनी कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में कटनी पड़ता है, और बेल्लारी कर्नाटक में पड़ता है। ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है, एक लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा किसके लिए, कटनी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ये बॉक्साइट के लिए। तो सी वाला याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ आप सबको अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। कोई ऐसा प्रीवियस ईयर मैप से नहीं पढ़ाता, ठीक है, हम देखिए पूरी मैप से पढ़ाते हैं। कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो हिंद महासागर से देखते हैं यहाँ पर कौन सी धारा है, तो हिंद महासागर से एक धारा है ये आगुलुहास। ठीक है, आगुलुहास धारा क्या है, हिंद महासागर से संबंधित है आगुलुहास। फ्लोरिडा करें कनारी, कनारी ये देखिए ये अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से, ये देखिए कनारी है। ठीक है, याद रखिएगा कनारी अटलांटिक ओशियन से संबंधित है ये। फ्लोरिडा भी यहीं से संबंधित है। ठीक है, फ्लोरिडा भी यहीं से संबंधित है, यहीं बहती है फ्लोरिडा की धारा। ठीक है, तो फ्लोरिडा भी अटलांटिक से भी। और क्यूराइल कहाँ पर बहती है, ठीक है, तो क्यूराइल कहाँ पे बहती है, तो क्यूराइल देखते हैं यहाँ पे इस साइड में है शायद, ये लिखा नहीं गया है, लेकिन क्यूराइल कहाँ पे बहती है, प्रशांत महासागर की धारा है। ठीक है, क्यूराइल कहाँ की धारा है, प्रशांत महासागर की धारा है। तो कनारी, फ्लोरिडा ये सब कहाँ की, अटलांटिक ओशियन की है। ठीक है, ये देखिए बेंगुला ये साउथ अटलांटिक ओशियन की है। ठीक है, ये इधर देखिए। और ये अगलुहास कहाँ की है, ये मेडागास्कर के पास से बहती है। ठीक है, और ये गर्म जलधारा है। ठीक है, अगलुहास। ठीक है, कनारी ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये भी ठंडी जलधारा है, बेंगुला भी। ठीक है, पेरू ठंडी जलधारा है, तो ये याद रखिएगा कौन ठंडी है, गर्म धारा है। आगुलुहास कैसे याद रखेंगे, आगुलुहास, तो आगू मतलब आग, आग क्या होता है, गर्म होता है, तो ऐसे याद कर लीजिए ये गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। इसका कौन सा हिंद महासागर की धारा, सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बैगुओ ये चक्रवात कर रहे हैं, कहाँ का चक्रवात है, तो बैगुओ कहाँ का चक्रवात है, ये फिलीपींस का चक्रवात है बैगुओ। हरिकेन कहाँ का चक्रवात है, संयुक्त राज्य अमेरिका का हरिकेन। टाइफून कहाँ का चक्रवात है, टाइफून। ठीक है, तो ये टाइफून कहाँ का है, चाइना का है। और ये बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है। अब देखिए मलेशिया में किट्टा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, किट्टा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है मलेशिया में, तो किट्टा घाटी में क्या टिन। ठीक है, ये जो मलेशिया की अगर बात करें तो यहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा इसीलिए डिपेंड है एक रबड़ पे। देखिए मलेशिया ये है, यहाँ भी पड़ता है, यहाँ भी। मलेशिया मेनली दो ही चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक टिन के लिए प्रसिद्ध है और एक रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
टिन और रबड़ ये विश्व प्रसिद्ध यहाँ मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर अच्छे क्वालिटी के टिन और रबड़ मिलते हैं, ठीक है। तो मलेशिया क्या है, टिन और रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किट्टा घाटी किसके लिए, टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी किट्टा घाटी में 2 क्षेत्र पड़ते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, अभी अब मान लीजिए किट्टा घाटी पूछा है तो ये पूछ ले अगर आपसे पेपर में कि इपोत, ठीक है, याद रखेंगे इपोत और ताइपिंग, इपोत और ताइपिंग ये दोनों क्षेत्र कहाँ पे है, इसी किट्टा घाटी क्षेत्र में है जहाँ से टिन प्राप्त होता है, ठीक है। तो किट्टा घाटी कहाँ है, मलेशिया में, याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें कर रहे हैं, कजाकिस्तान, ठीक है। लौह अयस्क क्षेत्र कारागंडा ये एकदम सही है। यूक्रेन का किरवाई राग, ठीक है, यूक्रेन ये है यहाँ का किरवाई राग लौह अयस्क क्षेत्र है। जर्मनी का तो कह रहे हैं जर्मनी का, तो नॉर्मंडी जर्मनी का कह रहे हैं, तो जर्मनी का नहीं है, नॉर्मंडी ये किसका है, फ्रांस का है, ठीक है। ये फ्रांस का है लौह अयस्क क्षेत्र है नॉर्मंडी, ठीक है। तो फ्रांस का कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र, नॉर्मंडी। फाइनेज स्पेन या फ्रांस दोनों ही दिया रद्द कर दीजिए, तो यहाँ पर सी वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं विश्व के निम्नलिखित देशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन होता है। तो ये जो भूमध्य सागरीय देश हैं ये वाला मेडिटेरियन सी है, इसी के आसपास जो भूमध्य सागरीय देश हैं यहीं पर क्या होता है, इसको भूमध्य सागर भी बोलते हैं या कभी रूम सागर अगर आ जाए, रूम सागर, ठीक है, तो तब भी लगा दीजिएगा, ठीक है। ये भूमध्य रेखा इसका विस्तार कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, 30 डिग्री से मतलब 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। तो मतलब 30 अगर चलेंगे तो यहाँ 45 इसी के बीच में ये पाया जाता है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर रोम है, साइरस है, ठीक है, इटली है, ये सब जो आपका स्पेन है, यहीं पर रसीले फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा। रसीले फल में मतलब संतरा हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, जैतून हो गया, अंजीर हो गया, इस प्रकार के फल ये पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र मतलब किसको ये पूछा अगर जाए कि विश्व में के बागान की भूमि किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं, विश्व का भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का बागान क्षेत्र कहलाता है यही, ठीक है। तो ये याद रखिएगा रसीले फल, ठीक है। रसीले खट्टे फल कौन सा कहेंगे आप, भूमध्य रेखीय, देखिए इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल नहीं है। अगर भूमध्य रेखीय कहे तो ये इक्वेटोरियल है ये वाला, ये नहीं है, नहीं तो आप ये लगा के जल्दबाजी में चले आएँ। एक बार देखा करिए, अगर हिंदी वाला, इंग्लिश वाला तो सही है, हिंदी वाला में गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भूमध्य सागरीय कहे तब, रेखीय कहे तो ये रेखा जहाँ जाती है उसको नहीं लेना है रसीले फल वाले में, ठीक है। मेडिटेरियन रीजन ये करना है, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं क्या, दक्षिण अफ्रीका का पोर्ट्समुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज प्रमुख खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए, ये मैग्नीज के लिए। कौन सा है, पोस्टमार्सबुर्ग, ये याद रखिएगा, पोस्टमार्सबुर्ग ये दक्षिण अफ्रीका का है, किसके लिए, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर है, ये है, ठीक है, ये केप टाउन इसका जो याद करते हैं बार बार आप। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्न तटों पर स्थित है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मरे डार्लिंग नदी, अगर मरे डार्लिंग नदी तो इस साइड में पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये पूरब की साइड में मरे डार्लिंग नदी इस साइड मतलब पड़ेगा। अगर हम डार्लिंग रेंज की बात करें, ठीक है, डार्लिंग पर्वत श्रृंखला की बात करें, ठीक है, डार्लिंग रेंज की बात करें या पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका इस साइड पड़ेगा, इस साइड नहीं पड़ेगा। मरे डार्लिंग ये है, ये जो कि नदी है, और ये रेंज अगर बात करें डार्लिंग तो ये कैसे पश्चिमी साइड पड़ता है, ऑप्शन में दिया है पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी होगा ना, क्योंकि ये आपका पश्चिमी होता तो यहाँ होता, नीचे ही एकदम है, ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिमी होगा, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, साउथ वेस्टर्न कोस्ट में, ये देखिए एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, डार्लिंग रेंज कहाँ है, दक्षिण पश्चिमी में है, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए कहाँ कहाँ से ये खोज के लाता हूँ, प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा।
शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, निर्जातीय समूह देश, यहूदी सुर्खियों में रहते हैं, याद रख लीजिए, इजराइल, ठीक है। टेडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टेडा मतलब समूह कहाँ पाई जाती है, जनजाति नहीं, ये समूह है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ के लोग उसी प्रकार से होते हैं, इसी प्रकार, ठीक है। तो टेडा लीबिया में होती हैं, ठीक है। बेजा कहाँ पे होते हैं? तो बेजा मिस्र में है, ठीक है, बेजा मिस्र में। लुर कहाँ है? तो ईरान में, ठीक है, लुर ईरान में, याद रखेंगे। इसका कौन सा डी वाला सही हो जाएगा अंदर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। मोरक्को की राजधानी रबात है, एकदम सही है। मोरक्को, जहाँ अभी अभी हम पढ़ रहे थे, कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ, एटलस पर्वत, यहीं पे इसकी राजधानी रबात है, ठीक है। अब देखिए, ट्यूनिस की ट्यूनीसिया है, ट्यूनीसिया मतलब की राजधानी ट्यूनिस है। अल्जीरिया की अल्जीरियस है, ठीक है, अल्जीरिया की अल्जीरियस है, ठीक है, अल्जीरिया। ये देखिए, अगर मैं पूछूं कि पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये अल्जीरिया है, ठीक है। तो अगर पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश पूछे तो अल्जीरिया लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए, ये अल्जीरिया अल्जीरियस की है। केप वर्डे, केप वर्डे, ये देखिए केप वर्डे यहाँ पड़ेगा, ठीक है। केप वर्डे, इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या है? पराए नाम है इसका राजधानी का नाम, ठीक है, याद रखेंगे, इसका राजधानी पराए है। तो ये बमाको दिया गया है। बमाको किसकी राजधानी है? तो बमाको माली देश की राजधानी है, याद रखेंगे, ये माली देश की राजधानी है। अब कहाँ पे माली है? ये कहाँ पर? लीबिया, यहीं पर माली, हाँ, ये देखिए माली यहाँ पे है, तो माली यहाँ पर है, ठीक है। तो माली देश की राजधानी बमाको है। केप वर्डे की राजधानी पराए है, याद रखेंगे, पराए है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। चलते हैं, यहाँ तो मैप है नहीं, यहाँ देख लेते हैं कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है, पूरा देख ही लेते हैं एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, इक्वेटर कहाँ से पास कर रही है? ये कहाँ पे गया? ये यहाँ पर है, ये यहाँ इक्वेटर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कैप्रिकॉर्न देख रहे थे, ठीक है। देखिए, इक्वाडोर पास किया, कोलंबिया पास किया, ब्राज़ील पास किया, तो 3 यहाँ पर याद करिए, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा है? ये गैबोन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है, टाओ सोम प्रिंसिपी, ठीक है, तो वो भी यहीं से पास होता है, ठीक है, गैबोन से पास होता है, ठीक है, याद रखेंगे, कहाँ से? गैबोन से। एक कांगो गणराज्य से, ठीक है, याद रखेंगे, कांगो गणराज्य से पास होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, कांगो, और ये कांगो से भी, अगर रिपब्लिक ऑफ कांगो कहे तो फिर कांगो भी लगा दीजिए करिए, ठीक है, दोनों से पास होता है, ठीक है। इस गैबोन हो गया, इसके बाद कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, वो मतलब पहले रिपब्लिक आएगा फिर कांगो आएगा, ठीक है। फिर जायरे, ठीक है, मतलब ये जायरे यहीं पे, ठीक है। युगांडा, केन्या, यहीं पर युगांडा है, ठीक है, केन्या है, फिर सोमालिया है, ठीक है। फिर इधर क्या चलेंगे? इधर मालदीव पड़ जाता है, इधर इंडोनेशिया पड़ जाता है। मालदीव के बाद इधर एक किरिबाती शहर है, ठीक है, यहीं पर, तो किरिबाती शहर यहीं पर पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा यही अफ्रीका वाला पूछता है, तो अफ्रीका वाला टाओ सेम प्रिंसिपी, यहीं बाहर द्वीप है, यहीं से इंटर करेंगे। फिर गैबोन में जाएंगे, गैबोन के बाद कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर कांगो, फिर इसके बाद युगांडा जाएंगे, फिर केन्या जाएंगे। युगांडा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये युगांडा, ये देखिए है, यहाँ केन्या है और यहाँ सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया। फिर मालदीव जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, ठीक है। तो इंडोनेशिया के बाद कहाँ पर जाएंगे? इंडोनेशिया के बाद किरिबाती जाएंगे, बस इतना याद रखेंगे। अब यहाँ पे पूछा क्या था? गैबोन पढ़े हैं हम, सोमालिया पढ़े हैं, भूमध्य इक्वेटोरियल गिनी पढ़े ही नहीं, रवांडा पढ़े ही नहीं। तो ये किन देशों से नहीं गुजरता? 3-4 है, तो 3-4 से नहीं गुजरता। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है, प्रजनन के प्रस्थापन स्तर तक पहुँचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? तो 2.1% होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दक्षिण कोरिया का देखेंगे एकदम कम हो रहा है, गिर ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश कानपुर लखनऊ नगर, जो उत्तर प्रदेश का कानपुर है, लखनऊ है, किस वर्ष 10 लाखीय नगर बने?
कौन से जनगणना में, तो कौन से जनगणना में ये बने हैं, ये किस जनगणना बने हैं, 1971 और 81 में, ठीक है। तो ये कानपुर 1971 में बन गया 10 लाख ही 1971 में, और लखनऊ 1981, 10 साल बाद ये भी बन गया, ठीक है, 10 लाख की जनगणना। अब तो बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देख, बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं थोड़ा सा 2 पार्ट में इसको लाने का प्रयास किया था, क्योंकि वहाँ पर जब एक पार्ट में लाता था तो ज़्यादा बता नहीं पाता था इन्फॉर्मेशन। आज आपको लगा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चलने की अपेक्षा है 2 पार्ट में लाऊं, और सभी अब अगला पार्ट ही 1-2 दिन में आ जाएगा। इसके बाद आपका पूरा ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।